हेडलाइंस के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ किसानों के प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद सुरक्षा व्यवस्था हुई और सख्त। प्रदर्शनकारियों ने बैरिक तोड़कर पुलिस पर किया हमला। पुलिस ने संयम के साथ स्थिति को संभाला। गृह मंत्री अमित शाह ने की हालात की समीक्षा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डिजिटल फार्मिंग और सुविधाओं को लेकर कर रही है काम। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से किसानों को तकनीक से जोड़ने की कवायद। जियो मैपिंग टैग के तहत किसानों को फसल चयन करने की दी जाएगी सलाह। इससे कृषि में वैकल्पिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। 8 साल से ज्यादा पुराने परिवहन वाहनों पर 10 से 25% की दर से ग्रीन टैक्स। खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि पर ग्रीन टैक्स नहीं। और मध्य प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर गोबर और पराली से बायो सीएनजी गैस और जैविक खाद बनाने पर जोर। रोजाना करीब 25 टन ठोस और 700 लीटर जैविक खाद के उत्पादन का है लक्ष्य। रायसेन में पराली और गोबर के मिश्रण से बायोगैस खाद बनाने के मॉडल प्लांट लगाए जाने की है योजना। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कल किसानों की ट्रैक्टर रैली के हिंसक रूप लिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त कर दिए हैं। आज लाल किले के बाहर सुबह कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। वहीं जामा मस्जिद मेट्रो का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है, जबकि वहां का निकास द्वार खुला है। आईटीओ से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद है। साथ ही मिंटो रोड से कनॉट प्लेस जाने पर भी पाबंदी है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली NH9 और NH24 भी बंद है। आनंद विहार रूट से यात्रा की जा सकती है। कालिंदी कुंज से नोएडा आने व जाने वाले मार्ग पर 2-2 लेन बंद हैं, जिस कारण भारी यातायात देखने को मिल रहा है। साथ ही गाजीपुर, फूल मंडी और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 और 24 को बंद कर दिया गया है, जिस कारण दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को दिल्ली यातायात पुलिस ने कड़कड़ी मोड़, शाहदरा और DND फ्लाईओवर के उपयोग करने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में हुए उपद्रव के मद्देनजर पूरी स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री के आवास पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा खुफिया ब्यूरो, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। अधिकारियों ने गृह मंत्री को पूरी स्थिति और उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। कल दिल्ली पुलिस और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के बीच लाल किले और आईटीओ और दिल्ली में कई जगह पर टकराव देखने को मिला था, जिसमें पुलिस के भी 300 से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में 22 FIR दर्ज की हैं। इसके साथ ही पुलिस हिंसा कर रहे लोगों की पहचान भी कर रही है। हर जगह के CCTV फुटेज और मीडिया की रिकॉर्डिंग की जांच भी पुलिस कर रही है। इसके साथ ही कुछ लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से दिल्ली की ओर आने वाले DND फ्लाईओवर पर यातायात काफी धीरे धीरे चल रहा है। दिल्ली के कई सीमाई इलाकों को यातायात के लिए बंद रखा गया है, जिस कारण DND फ्लाईओवर पर वाहन काफी बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। जाम की स्थिति नहीं है, यातायात का दबाव ज्यादा है कि दिल्ली में कई रास्ते बंद भी हैं और हम खुद ही जमुना ब्रिज तक देख के आए हैं। तो यहाँ से 5 लेन जा रही है ट्रैफिक, वहाँ जमुना ब्रिज पे जा कर के 2 लेन और 2 लेन उधर से ट्रैफिक मर्ज होती है। इस वजह से यातायात थोड़ा स्लो चल रहा है।
दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा हुई हिंसा की न्यायिक जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में सड़क पर हिंसा और राष्ट्रध्वज के अपमान में शामिल लोगों और संगठनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में आयोग के गठन की भी मांग की गई है। साथ ही एक अन्य वकील विनीत जिंदल ने भी प्रधान न्यायाधीश को पत्र याचिका भेजकर लाल किले में दूसरा ध्वज लगाने और सड़क पर हुई हिंसा पर संज्ञान लेने की प्रार्थना की है। और अब नजर डालते हैं खरीफ विपणन सीजन के दौरान एमएसपी पर खरीदी के आंकड़ों पर। खरीफ विपणन सीजन के दौरान एमएसपी पर खरीदी 11,09,34.02 करोड़ के एमएसपी मूल्य की खरीद प्रक्रिया। एमएसपी खरीदी से लगभग 84.71 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीदी जारी। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से फसलों की खरीद जारी। पिछले वर्ष के 488.49 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 587.57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 20.28% की वृद्धि। 587.5 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीदी में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया। पंजाब के योगदान इस खरीदी में कुल मिलाकर 34.15 रहा। एमएसपी के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 1622.29 करोड़ रुपए की तिलहन की खरीदी की है। मूंग, उड़द, मूंगफली और फली और सोयाबीन की 3,01,124.83 मीट्रिक टन की खरीदी की गई। इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,62,120 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 25,825.34 करोड़ रुपए के 88 लाख रुपए भी 43,412 कपास की गांठों की भी खरीदी की गई है। आईएमएफ की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत के विकास के पूर्वानुमान में वित्त वर्ष 2022 में 11.5% की बढ़त दिखाई गई है। यह अक्टूबर में किए गए पूर्वानुमान की तुलना में 270 बीपीएस ज्यादा है। आईएमएफ ने कहा कि भारत के वित्त वर्ष 2022 के पूर्वानुमान में सुधार का अनुमान वित्तीय वर्ष 2021 में अपेक्षा से अधिक रिकवरी के कारण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे खराब वर्ष के तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.5% सिकुड़ने के बाद इस साल अर्थव्यवस्था 5.5% बढ़ेगी। 2021 का नया आंकड़ा अक्टूबर में आईएमएफ पूर्वानुमान से 0.3% अंक ज्यादा है और 2010 के वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक विकास का सबसे तेज वर्ष होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश भी गुजरात की तरह ही गोबर और पराली से बायो सीएनजी गैस और जैविक खाद बनाने का काम करेगा। बायोगैस और जैविक खाद की पहल के लिए आगर के सालरिया गो अभयारण्य और कामधेनु रायसेन से शुरुआत की जाएगी। दोनों स्थानों पर बायो सीएनजी और जैविक खाद की योजना बनाई जाएगी और 3 से 5 साल तक उसे चलाया जाएगा। सालरिया गो अभयारण्य में गोबर, पराली, घास और कचरे से प्रतिदिन लगभग 3,000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही लगभग 25 टन ठोस और 700 लीटर जैविक खाद का उत्पादन होगा। रायसेन में पराली और गोबर के मिश्रण से बायोगैस खाद बनाने के मॉडल प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसमें प्रतिदिन 400 किलोग्राम बायो सीएनजी, 3 टन ठोस और लगभग 1,000 लीटर जैविक खाद बनाने की योजना है। इन उत्पादों की देश और विदेश में ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी की जाएगी। क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, भारत बायोगैस पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कुछ गौशालाओं के संचालन के लिए अक्षय पात्र संस्था गुजरात की सेवाएं ली जाएंगी। संस्था ने गुजरात में इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। गौशालाओं के संचालन में समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गौ अभयारण्य सालरिया में अभी 4,000 गौवंश हैं, जबकि क्षमता 10,000 है। वहां भविष्य में संख्या बढ़ाई जाएगी। और आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें लौकी की खेती। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय किसान अपने खेतों में टनल बनाकर यानी सुरंग विधि से लौकी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद फसल को प्लास्टिक की शीट से ढक दे और फरवरी के महीने में जब तापमान बढ़ जाए तब इन प्लास्टिक की शीट्स को हटा दे।
लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहे। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है कि ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बूंदी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञों द्वारा नवाचार किया गया है। बूंदी में कृषि विशेषज्ञों द्वारा मशरूम को नई तकनीक से बाजार में उतारने की विशेषता को खोज निकाला है। इसी को लेकर हमारी दूरदर्शन की टीम ने मौके पर जाकर ग्रामीणों और किसानों से बात की, जहां पर पता चला कि मशरूम की अभी तक सब्जी बनाकर खाने में बहुआयात में उपयोग किया जाता था, लेकिन अब मशरूम का टेस्ट नमकीन, पापड़ आदि में भी किया जा सकेगा। अब तक आपने मशरूम की सब्जी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने मशरूम से बने पापड़ खाए हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही कुछ किसानों से कराने जा रहे हैं जो मशरूम के देसी और कुरकुरे पापड़ों के स्वाद से सबका दिल जीत रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान के बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड के नया बरधा गांव में महिला और पुरुष किसानों ने मशरूम से पापड़ बनाने की शुरुआत की है। इससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो रहा है, जिससे उनके घर खर्च में काफी मदद मिल रही है। कृषि विज्ञान केंद्र की कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर के महाजन का कहना है कि हमारे द्वारा ये नया प्रयोग किया गया है। मशरूम से नमकीन और पापड़ बनाने के प्रयोग को लेकर हम काफी उत्साहित हैं। पहली बार राजस्थान में मशरूम से नमकीन और पापड़ बनाने का काम बूंदी जिले के छोटे से गांव नया बरधा के इन युवाओं और महिलाओं ने शुरू किया है, जो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के पश्चात संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी सहायता से सभी सदस्य नमकीन पापड़ बनाकर उन्हें पैकिंग करके बाजार में बेच रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके द्वारा बनाए गए पापड़ों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इसीलिए अब दूसरे राज्यों से भी इसकी डिमांड आने लगी है। कहा जा सकता है कि जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो, उसका उदाहरण यहां के युवा किसानों और महिलाओं ने पेश किया है, वो भी एक नए आविष्कार के साथ, जो कि सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। टैक्स से एकत्र राजस्व का उपयोग प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसको मंजूरी दी है। औपचारिक रूप से अधिसूचित करने से पहले प्रस्ताव राज्यों के परामर्श के लिए भेजा जाएगा। 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर 10 से 25% की दर से ग्रीन टैक्स लगेगा। निजी वाहनों पर 15 वर्षों के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय सेस लगेगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स होगा। अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स की वसूली होगी। हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहन होंगे इससे बाहर। खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि पर ग्रीन टैक्स नहीं। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से लोगों को दूर करना उद्देश्य। लोगों को नए और कम प्रदूषण वाले वाहन खरीदने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। ग्रीन टैक्स प्रदूषण के स्तर को कम करेगा और प्रदूषण के लिए प्रदूषकों को भुगतान करना होगा। यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। कुल प्रदूषण का करीब 65-70% इन्हीं वाहनों से फैलता है। पुराने बेड़े में आमतौर पर वर्ष 2000 से पहले बने वाहन करीब 1% हैं। कुल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में इनका लगभग 15% हिस्सा होता है। पुराने वाहन आधुनिक वाहनों की तुलना में 10 से 25 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। योगी सरकार डिजिटल फार्मिंग और सुविधाओं को लेकर काम कर रही है। इसीलिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से किसानों को तकनीक से जोड़ने और उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैपिंग के माध्यम से गांव में वैकल्पिक फसलों के चयन पर किसानों को सलाह दी जाएगी। समय बदलाव का है। बदलाव खेती करने के तरीके में, बदलाव किसानों को तकनीक से जोड़ने की, बदलाव गांव को आधुनिक बनाने की। योगी सरकार डिजिटल फार्मिंग और सुविधाओं को लेकर काम कर रही है। इसीलिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से किसानों को तकनीक से जोड़ने और उसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आदर्श ग्राम परियोजना के तहत गांव की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। मैपिंग के माध्यम से गांव में इस बात का पता लगाया जा रहा है कि सिंचाई की क्या व्यवस्था है, साथ ही वहां की मिट्टी के लिए कौन सी फसल अधिक उत्पादन देने वाली होगी, ताकि किसानों को वही फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं हैं उनकी हम लोग मैपिंग करके और मॉनिटरिंग और उसका प्रबंधन का कार्य करते हैं। और साथ ही हम लोग वहीं पे जल का और जो सॉइल मृदा है वहाँ का, उसका हम लोग सैंपल लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं कि वो पानी वहाँ का कैसा है, क्या कमियां हैं उसमें पानी में, और जो सॉइल है वहाँ की, जो खेत की ज़मीन है वहाँ की, उसमें किसान किस चीज़ की फसल बोए, इसके लिए या उसमें उसके उर्वरक की कौन सी कमी है जिसको किसान डाले और उससे उसकी उपज अधिक ले सके। तो गोष्ठी के माध्यम से हम उनको किसानों को आधुनिक एवं तकनीकी कृषि को बढ़ावा देने की शिक्षा देते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हम करते हैं, और साथ ही खराब ज़मीन है जो उसमें मेडिकल एवं एरोमेटिक प्लांट्स को उगाने के लिए उनको हम प्रोत्साहित करते हैं। किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ खेती तक ही न सिमटे रहें, खेती के साथ साथ वो लघु उद्योग भी करें। उत्तर प्रदेश सरकार इसीलिए किसानों को पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चला रही है, जिसमें जो भी किसान गाय पालेगा उसे प्रति गाय 900 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों को मधुमक्खी पालन और खेत के किनारे पेड़ लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि टिम्बर फार्मिंग के माध्यम से भी किसान अपनी आय दोगुनी कर सके। सुरक्षित भंडारण आज भी देश के सामने चुनौती है। भंडारण की कमी और अच्छी सड़कों का अभाव और ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से आज भी बड़ी मात्रा में फल और सब्जी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए योगी सरकार ने संवेदन और शीतगृह नाम के 2 एप्लीकेशंस भी बनाए हैं, जो किसानों को बताएंगे कि उनके आसपास कौन सा कोल्ड स्टोरेज है, उसकी दूरी कितनी है, ताकि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके। हम लोगों ने एक संवेदन पोर्टल बनाया था, जिससे किसान अपने यहाँ बैठ के देख सकता है कि उसके नज़दीक कहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है। साथ ही हम लोग शीतगृह के नाम से भी एक ऐप तैयार किया था, जो प्ले स्टोर में उपलब्ध है। किसान उसको डाउनलोड करके और अपना जो उपज है, आलू हो, प्याज हो या अन्य कोई चीज़ जो कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहता है, तो उसको वो उस शीतगृह की कैपेसिटी कितनी है, उसका रूट क्या है, रूट मैप क्या है, तो वो देख के उस रूट से वहाँ तक नज़दीक के शीतगृह जाकर और अपनी उपज जो है, जो कोल्ड स्टोर में रखना चाहता है, उसको रख सकता है, जिससे उसकी फसल बर्बाद होने से बचती है और समय आने पे उसको वो निकाल के उस फसल को बाजार में बेच के उससे अपनी आमदनी कर सकता है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। तकनीक तरक्की का रास्ता है, बस जरूरत है कि किसानों को प्रशिक्षण मिलता रहे और किसान भी जागरूक हो, ताकि उनकी आय सच मायने में 2022 तक दोगुनी हो सके। संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ किसानों के प्रदर्शन के हिंसक रूप लेने के बाद सुरक्षा व्यवस्था हुई और सख्त। प्रदर्शनकारियों ने बैरक तोड़कर पुलिस पर किया हमला। पुलिस ने संयम के साथ स्थिति को संभाला। गृह मंत्री अमित शाह ने की हालात की समीक्षा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी से देश भर के किसानों को हो रहा है लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डिजिटल फार्मिंग और सुविधाओं को लेकर कर रही है काम। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के माध्यम से किसानों को तकनीक से जोड़ने की कवायद। जियो मैपिंग टैग के तहत किसानों को फसल चयन करने की दी जाएगी सलाह। इससे कृषि में वैकल्पिक खेती को मिलेगा बढ़ावा। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। 8 साल से ज्यादा पुराने परिवहन वाहनों पर 10 से 25% की दर से ग्रीन टैक्स। खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि पर ग्रीन टैक्स नहीं। और मध्य प्रदेश में गुजरात की तर्ज पर गोबर और पराली से बायो सीएनजी गैस व जैविक खाद बनाने पर जोर। रोजाना करीब 25 टन ठोस और 700 लीटर जैविक खाद के उत्पादन का है लक्ष्य। रायसेन में पराली और गोबर के मिश्रण से बायोगैस खाद
बनाने के मॉडल प्लांट लगाए जाने की है योजना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।